दोस्तों, नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का चौथा और लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस चौथे पार्ट के बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपकी जो 1905 से 1947 तक की घटनाओं को लेकर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने इसका इससे पहले 3 पार्ट इस लेक्चर सीरीज़ के बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं 1934 की घटना से। तो 1934 में क्या हुआ था, एक दल बना था, कांग्रेस समाजवादी दल, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP। तो ये दल क्यों बना था देखते हैं। यह दल भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो की थी वो थे जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने। और इस पार्टी में जो है एक 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। इस 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत देश की जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित करने की घोषणा की गई। मतलब जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उसको बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया और उसको नियंत्रित करने का भी अधिकार राज्य को दिया गया। तो इस दल का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज प्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना। अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कांग्रेस पार्टी की मदद से समाजवादी ढंग से हम अपने राज्य, अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्त कर लें, स्वराज प्राप्ति यानी अपने राज्य को प्राप्त करना और अपने देश में समाजवाद की स्थापना करना। यह इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1935 में। 1935 में एक बहुत ही फेमस एक्ट आया था। वह एक्ट है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है। मतलब आज जो हमारे देश में संविधान बना है, तो उस संविधान के बनाने के पीछे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। और इसलिए कहावत है कि हमारा भारतीय संविधान जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कर्जदार है, क्योंकि इसी एक्ट से ही हमारा संविधान बना है। तो भारत के वर्तमान संविधान की सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक हमारे संविधान में पड़ा है। तो इस संविधान में कुछ प्रावधान किए गए थे। पहला ये था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, मतलब एक ऐसा संघ बनाया जाए जो पूरे इंडिया के लेवल पर हो, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हो। ऑल इंडिया लेवल पर एक संघ बनाया गया था। और प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब पहले प्रांत में क्या है, द्वैत शासन लगाया गया था। तो उस द्वैत शासन को हटाकर, मतलब प्रांत में केंद्र और राज्य दोनों का शासन था। तो इस अधिनियम के बाद इसमें द्वैत शासन हटा दिया गया। मतलब इसमें केंद्र का हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया और प्रांत को एक स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। मतलब ऑटोनोमस कर दिया गया प्रांत को। मतलब इसमें शासन प्रांत में अब केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका स्वयं का शासन चलेगा प्रांत का। और क्या हुआ था, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1935 में क्या हुआ था। 1935 में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है,
सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई थी 1935 में। आगे देखते हैं 1935 के बाद 1937 में क्या हुआ था कि हमारे देश में पहली बार जो है विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। तो ये विधानसभाओं का जो चुनाव हुआ था ये 11 राज्यों में हुआ था, जिनमें 9 राज्यों में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और 2 राज्यों में यानी पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं 1937 के बाद अब अगली घटना देखते हैं। अभी 2 इवेंट देखते हैं 1937 के बाद 1938 और 1939। तो 1938 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसके बाद एक फिर अधिवेशन हुआ था 1939 में और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, लेकिन ये त्रिपुरा में हुआ था। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि हरिपुरा में पहले हुआ था त्रिपुरा में, तो वैसे याद रखिएगी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में H पहले आता है, तो H फॉर हरिपुरा यानी हरिपुरा का अधिवेशन पहले हुआ है 1938 में, और H के बाद और T जो है बाद में आता है, तो T फॉर त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का अधिवेशन बाद में हुआ यानी 1939 में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1939 में क्या हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो गांधी जी की तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनसे पट्टाभी सीतारामैया जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे। मतलब उस समय क्या था कि सुभाष चंद्र बोस का जो दबदबा बहुत ज़्यादा था, ठीक, तो वो गांधी जी से भी ज़्यादा मतलब उनका दबदबा था उस समय। इसलिए गांधी जी जानते थे कि मैं अगर डायरेक्ट अगर चुनाव में कूद पड़ता हूँ तो हो सकता है कि मैं ना जीत पाऊँ और देशवासियों को बुरा लग सकता है, इसलिए उन्होंने स्वयं जो है चुनाव न लड़कर अपने तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को भेजा था, तो जो कि हार गए। तो इसके बाद क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन बाद में इन्होंने 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बना था। तो उनके बाद अगला अध्यक्ष जो बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो उनके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। तो आगे देखते हैं 22 जून 1939 को क्या हुआ। 22 जून 1939 को कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद नेताजी सुभाष चंद्र ने जो क्या है 22 जून 1939 को कांग्रेस को जो है कांग्रेस की मतलब उन्होंने इसके अंदर ही एक पार्टी बना दी। 22 जून 1939, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता एग्जाम अक्सर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक पार्टी बना दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही 22 जून 1939 को। क्यों बनाई थी, क्योंकि ये चाहते थे कि कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए, मतलब ये चाहते थे कांग्रेस जो है जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बने। तो इस उद्देश्य से उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक छोटा सा गुट बना दिया था, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर उसके बाद जो है फिर आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट थे, एक थे सेंट्रल पावर्स और दूसरे थे एक्सेल पावर्स, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से अब USA भी शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है तटस्थ था USA, अमेरिका,
वो किसी भी गुट में भाग नहीं लिया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए अब इंग्लैंड की तरफ से लड़ने लगा। तो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया ये मित्र राष्ट्रों में थे, और ध्रुवी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली थी। तो अभी इसको तो आप विश्व इतिहास में आप डिटेल से पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में आप इसके लिए और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आगे देख लेते थोड़ा सा। यूएसए ने क्या किया था इस द्वितीय विश्व युद्ध में? जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नामक एक बम गिरा दिया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया था, जिससे कि वहाँ बहुत भीषण तबाही हुई, जिसका असर जो है आज भी देखने को मिलता है। मतलब इतना भयंकर तबाही हुआ कि वहाँ के लोगों का जो जीन है आनुवांशिक लक्षण ही बदल गए। उनके जीन में अभी भी विकार पैदा हो गया, डीएनए में उनके जीन्स में विकार आ गया। इस बॉम्ब के जो रेडिएशन इनका जो इससे जो विकिरण पैदा हुआ, इससे वहाँ के बच्चे अभी भी अपंग पैदा होते हैं, अभी भी मतलब उनमें नॉर्मलिटी नहीं रहती उनके बच्चों में। तो ये बहुत बुरा होता है, पूरे विश्व में सबसे बहुत दुखदायी घटना थी। आगे देखते हैं 1940 का अगस्त ऑफर। ये क्या था अगस्त ऑफर? ये ब्रिटिश द्वारा जो है ये भारतीयों को एक ऑफ़र आया था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होइए, हमारा साथ दीजिए। लेकिन जो है भारतीयों ने इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम भारतीयों ने ब्रिटिश का साथ दिया था, और ब्रिटिश ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो भारत को छोड़ देंगे, आज़ाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो भारतीय समझ गए थे कि ब्रिटिश जो है हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर से, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में किया था उन्होंने, और वो हमको आज़ाद नहीं करेंगे, ना तो हमारी मांगों को मांगेंगे। इसलिए उन्होंने इस ऑफ़र को, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो आगे देखते हैं, एक अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, पाकिस्तान का जन्म। अब ये पाकिस्तान जो है नया देश बना, ये इसका जन्म कैसे हुआ? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है, बहुत ये कि पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान नहीं, मतलब एक मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग सबसे पहले किसने की? देखिए स्टूडेंट में को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। देखिए मैंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किसने की? मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल तो रहमत अली खान ने किया था, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग देश की जो मांग की थी वो मोहम्मद इकबाल ने किया था। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिन्होंने 1930 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अलग देश होना चाहिए मुसलमानों के लिए। लेकिन 1933 में रहमत अली खान ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। अब इन्होंने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि एक अलग देश होना चाहिए, उस देश का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो रहमत अली खान जो है एक स्टूडेंट थे जो इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे। तो इन्होंने क्या किया, नाउ और नेवर के शीर्षक से एक बुकलेट निकाली, 4 पेज का बुकलेट था, और उस बुकलेट में इन्होंने ये डिमांड करी कि इस बुकलेट को उन्होंने बांटा इंग्लैंड में, और उन्होंने डिमांड की कि हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनना चाहिए। तो और ये जो थे रहमत अली खान, ये पाकिस्तानी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव इन्होंने पेश कर दिया। मतलब पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पेश किया। तो फिर से देख लेते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग मोहम्मद इकबाल ने की थी, और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली खान ने किया था, और पाकिस्तान प्रस्ताव जो पारित किन्होंने करवाया वो मोहम्मद अली जिन्ना ने। तब 1940 के बाद देखते हैं
मार्च 1942 में एक मिशन जो है बना, वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में आया। ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य इसका ये था कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कराना, क्योंकि उस समय क्या होता, जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान लगातार जीत रहा था और इंग्लैंड पे जो है आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और भारत पे भी इस पर मतलब असुरक्षा मंडरा रहा था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हार गए तो भारत पर हमने कब्जा किया तो भारत से भी हमारा जो है कब्जा हट जाएगा, जापान लोग इसमें कब्जा कर लेंगे। तो इस बुरी परिस्थिति को देखकर ब्रिटिश लोगों ने ये डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि इसमें भारतीयों को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमें जीतने में आसानी रहेगी। तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था। यह एक असफल प्रयास था जो 1942 के मार्च के लास्ट वीक में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, जो कि लेबर पार्टी से थे। वहाँ पे दो, मतलब इंग्लैंड में दो पार्टी थी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी जब भी जीतती है इंग्लैंड में, वो भारतीयों के प्रति थोड़ा नर्म रवैया रखती है, मतलब ये थोड़ा उदार थी लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी ने ही जो है इंग्लैंड, हमारे देश को आज़ादी दिलाई। जब लेबर पार्टी थी इंग्लैंड में तभी हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि थोड़ा उदारवादी थी। तो लेबर पार्टी की तरफ से जो है क्रिप्स मिशन लाया गया था। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं, मुख्यतः कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। बदले में क्रिप्स ने ये कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में चुनाव कराए जाएंगे और भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। और हालांकि इसका जो है तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इस क्रिप्स मिशन का एकदम विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, हम भारत को औपनिवेशिक दर्जा नहीं देंगे। तो इसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार भी कर दिया था। और गांधी जी ने बहुत अच्छी कहावत कही थी क्रिप्स मिशन के लिए कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए क्रैशिंग बैंक कहा था। मतलब ये एक ऐसा अग्रिम, हिंदी में अगर देखें तो यह मतलब क्रिप्स मिशन एक ऐसा प्लान, एक ऐसा ऑफर है, एक ऐसा प्रस्ताव है जो अग्रिम आगे के दिनांक में मतलब कैश होने वाला एक ऐसा डेट है, ऐसा चेक है, ऐसा बैंक का चेक है जो कि दिवालिया हो चुका है। मतलब एक दिवालिया बैंक का चेक, ऐसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है, उसके बैंक के चेक से इसकी तुलना कर दी, क्योंकि ये यूज़लेस था एकदम से क्रिप्स मिशन हमारे लिए। तो पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने कहा। तो एग्ज़ाम में आ जाता कभी कभी कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जो कि अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा बम्बई, देखिए पहले पुराना नाम मुंबई का बम्बई था, उस समय बम्बई था। तो बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही पूरे देश में यह भारत आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन में गांधी जी जो है प्रथम बार जो है वो थोड़ा हिंसक हो गए थे। मतलब कभी किसी भी आंदोलन में उन्होंने हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन वो इस आंदोलन में गांधी जी भी जो है गांधी जी का भी सब्र का बांध टूट गया था, वो भी थोड़ा हिंसक हो गए थे। तो उन्होंने नारा दिया भारतीयों को कि करो या मरो, या तो आप करिए या तो मर जाइए, मतलब या तो आप शहीद हो जाइए या तो आप देश को आज़ाद करा लीजिए, ये आपके पास दो रास्ते हैं। तो इसी आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है
उपाधि वह सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दी थी महात्मा गांधी को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर आता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, वो दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद कर लिया गया इस आंदोलन के बाद और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और और गांधी जी के साथ साथ उनकी पत्नी को भी कारावास में डाल दिया गया था। तो इस कारागार में ही जो है कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो आगे देखते हैं 1920 से 1940 के बीच का जो काल था वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से? क्योंकि 1920 से 1940 के दशक तक भारत के बाहर रहने वाले जो लोग थे उनको संगठित करने के लिए संचालित एक राजनीतिक संगठन था, जिसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाना। मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य ये था कि जो भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय हैं, जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनको एकत्रित करके जो है इस आंदोलन में शामिल करना, जिससे कि ब्रिटिश हमारे देश से भाग सके। तो आगे घटना देखते हैं 1942 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1942 में क्या हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो ये आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है दो लोगों ने की थी। एग्जाम में देखिए कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। 1942 में जापान में रास बिहारी बोस द्वारा गठित किया गया था आज़ाद हिंद फौज, और उसके एक साल बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया। मतलब जापान में जो है रास बिहारी बोस द्वारा किया गया 1942 में, और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया 1943 में। फिर 1943 में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन देखते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी को अगर देखें तो व्यावहारिक रूप से इसका गठन तो जो है कैप्टन मोहन ने किया था, किंतु इसकी औपचारिक घोषणा जो है सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। तो परंतु बाद में जो इन्होंने रास बिहारी बोस जी ने जुलाई 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी को ही इंडियन नेशनल आर्मी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एग्जाम में अगर आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने के बाद उन्होंने जो है अपने सैनिकों को यानी भारतीयों को उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उन्होंने भारतीयों को कहा था कि अर्थात आप अगर अपना बलिदान देंगे हमें, अगर इस इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होंगे और इस क्रांति में हमारा सहयोग देंगे, तो मैं आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र भारत पेश करूंगा, आपको एक स्वतंत्र भारत दूंगा। लेकिन ये कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी मतलब जब इन्होंने बनाया तो ये भारत पर आ रहे थे अटैक करने के लिए ब्रिटिश पर, लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो उनका अभियान जो है रास्ते में वहीं रुक गया बर्मा पे, तो ये सफल नहीं हो पाया। तो आगे देखते हैं 1944 में जो है श्री राजगोपालचारी फार्मूला आया था। तो श्री राजगोपालचारी फार्मूला जो है ये क्या था, इस फार्मूला को देखते हैं। यह फार्मूला जो है मतलब हमारे देश मतलब भारत में क्या था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो है मतभेद पैदा हो गया था। तो उस मतभेद को दूर करने के लिए जो है श्री राजगोपालचारी जी ने एक फार्मूला लाया। वह यह द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिशों से भारत की स्वतंत्रता को लेकर मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग विचारों के कारण पैदा हुआ मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से राजगोपालचारी फार्मूला लाया गया था।
तो इस फार्मूले में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा और जो उन जिलों की पहचान करेगा जहां मुस्लिमों को स्पष्ट बहुमत है, और इन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में मुसलमानों का स्पष्ट बहुमत है, तो उन क्षेत्रों में टोटल जो जनसंख्या यानी गैर मुसलमानों को भी लेकर यह जानने के लिए कि पृथक संप्रभु राज्य का गठन चाहते हैं या नहीं। मतलब वह इन राज्यों से ये चाहते थे, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य राज्य था, तो वहाँ के लोगों से चाहते थे कि ये राय जानना चाहते थे कि एक अलग मुसलमानों के लिए एक पृथक संप्रभु राज्य बने कि ना बने मुसलमानों के लिए, और इसका चुनाव वैश्य मताधिकार के आधार पर कराया जाना था। हालांकि ये फार्मूला रिजेक्ट हो गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है, इस फार्मूला के बाद जो है 14 जून 1945 को एक बेबल प्लान आया। ठीक, बेबल प्लान जो है ये लॉर्ड बेबल जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने लेकर आए थे। लॉर्ड लिनलिथगो, इनके पहले जो है लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये लॉर्ड गवर्नर जनरल थे, जो कि अक्टूबर 1943 में रिटायर हो गए। तो इनके बाद जो है लॉर्ड बेबल जो है गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड बेबल ने उस समय के भारत में उपस्थित गतिरोध को दूर करने के लिए यह प्रयास किया। मतलब ये जो फार्मूला था श्री राजगोपालाचारी फार्मूला, ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसके बाद ही इसी के तर्ज पर मतलब जो गतिरोध था भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच, इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है ये बेबल प्लान आया था। तो बेबल ने क्या किया था, वे मार्च 1945 में विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड गए और उन्होंने 14 जून को भारतीय राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक प्रस्ताव लिखा, और उस प्रस्ताव का नाम था नाम तो नहीं इसमें, जिसे बेबल योजना मतलब कह सकते हैं, जिसे बेबल योजना कहा गया, जो कि भारतीय जनता के लिए जारी किया गया था। इसमें देखते प्रावधान क्या किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है कि इस बेबल योजना में क्या क्या प्रावधान थे। केंद्र में पहला प्रावधान ये था कि केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन करना, केंद्र में एक कार्यकारी परिषद गठन करना जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब इन दो लोगों को छोड़कर इसके सदस्य जो है भारतीय होंगे इस कार्यकारी परिषद में। इससे पहले क्या था कि ब्रिटिश लोग कार्यकारी परिषद में रहते थे, लेकिन द्विवेंद्र योजना के बाद जो इसमें भारतीयों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया शामिल होने के लिए, भारतीयों का हिस्सा ज़्यादा रखा गया। मतलब केवल वायसराय और कमांडर इन चीफ जो है ब्रिटिश का रहेगा और बाकी सदस्य भारतीय रहेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला प्रावधान था इस प्लान का कि रक्षा को छोड़कर अन्य सभी विभाग भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेंगे। मतलब केंद्र के जितने भी विभाग थे उसमें रक्षा विभाग में जो है ब्रिटिशों का अधिकार रहेगा और बाकी जो विभाग रहेंगे वो भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में रहेगा। अब बेबल प्लान के बाद जो है शिमला सम्मेलन होता है। देखिए दोस्तों, एक है शिमला समझौता, तो शिमला समझौता अलग है, ये शिमला सम्मेलन है। शिमला समझौता बाद में हुआ था, वो अलग चीज़ है, ये शिमला सम्मेलन है। तो शिमला सम्मेलन क्यों हुआ था? बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को एक सम्मेलन हुआ था, इसका नाम है शिमला सम्मेलन। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था और कुल जो है 22 प्रतिनिधि थे, उसमें से 21 भारतीय थे। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया, और गांधी जी ने क्या किया, सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहें। शिमला सम्मेलन जो है 22 जून 1945 से प्रारंभ हुआ था और जिसे 3 दिन की बातचीत के पश्चात स्थगित कर दिया गया। मतलब ये भी सफल नहीं हो पाया कि 11 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना बेबल से मिले और इस बात पर बल दिया कि मुस्लिम लीग को ही
समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व माना जाए, मतलब वो मुस्लिम लीग पार्टी को मुसलमानों का प्रतिनिधि पार्टी मनाने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा। और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। मतलब वायसराय ने जो सूची तैयार की थी मुसलमानों के प्रतिनिधि के लिए, उसमें से मुस्लिम लीग के लोग ही होने चाहिए। मुस्लिम लीग के अलावा बाहर कोई दूसरे सदस्य नहीं होने चाहिए, दूसरे पार्टी के सदस्य ना हो उसमें। अर्थात जिन्ना ने इस सम्मेलन में शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति हेतु मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगा। जिन्ना ने कहा कि इस परिषद में, कार्यकारी परिषद जो थी उसमें मुसलमानों जो सदस्य थे उसका चयन वे स्वयं करेंगे। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला? बेबल योजना के बाद जो है शिमला सम्मेलन का निष्कर्ष ये निकला कि बेबल योजना उस समय भारत में उपस्थित राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए तैयार किया गया था, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया है। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता ना होने पाया, मतलब लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस नेताओं के बीच जो है मतभेद था। उन्होंने मतलब वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक साथ हो। मनमुटाव अभी भी उनके बीच में मतभेद बना रहा। इस मतभेद के कारण जो है ये सम्मेलन भी सफल नहीं हो पाया। तो समझौता आपस ना हो पाने के कारण प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया गया। अंततः शिमला सम्मेलन भी जो है ये समाप्त हो गया। ये प्रस्ताव भी सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं। अब 1946 में क्या होता है? 1946 में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए ये मिशन एक आया, कैबिनेट मिशन, जो कि हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया और उस समय इंग्लैंड में चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन में के समय 1946 में। तो जैसे कि मैंने पहले ऊपर बताया था आपको कि इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी आती है तो वो भारतीयों के प्रति उदार रहती है, लेकिन जब भी कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो वो कठोर रहती है। तो 1945 में जो इंग्लैंड में चुनाव हुआ था उसमें दो पार्टियों के चुनाव हुआ था, एक लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी क्या है, वो भारतीयों के लिए कठोर थी, लेकिन वो हार गई और विंस्टन चर्चिल जो समय पीएम थे कंजर्वेटिव पार्टी समय, तो कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। और ये एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि ये अगर ये जीतती तो हो सकता है शायद 1947 में भी हमारा देश आज़ाद ना होता, क्योंकि भारतीयों के प्रति ये कठोर थी। तो हमारा भाग्य अच्छा था कि लेबर पार्टी जीत गई और लेबर पार्टी भारतीयों के लिए उदार थी और जीत गई। और जो है क्लीमेंट एटली जो है इंग्लैंड के पीएम बने लेबर पार्टी की तरफ से। इन्होंने क्लीमेंट एटली ने जो है कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था भेजने का? इसका उद्देश्य ये था, पहला कि भारतीयों को संविधान बनाने का न्योता दिया जाए। मतलब उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने का न्योता दिया कि आप जो है भारत के लिए संविधान बनाइए, और उस संविधान को बनाने में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप संविधान बनाइए, और संविधान बन जाएगा तो मैं आपके देश को आज़ाद कर दूँगा। और जब तक संविधान बनता है तब तक अंतरिम सरकार बनाने का फैसला हुआ कि जब तक संविधान बन रहा है तब तक एक टेम्परेरी सरकार बनाई जाए। ये दो प्रस्ताव इसमें था। तो उसके बाद 2 सितंबर 1946 में दोस्तों बीच बीच में आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और इसको लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अपना इसका नोट्स भी तैयार करते रहिए। हालांकि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बीच में नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर सुनते रहिए। इससे क्या ये होगा कि चीज़ें आपको याद होती रहेगी, और जब भी रिवीजन करना होगा बस आप एक बार नोट्स को उठाएँगे, उसको पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो फिर 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंग्रेज़ों ने 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार बनाई, और जिसका प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
ये अंतिम सरकार इसलिए बनी ताकि भारत का संविधान बनने के दौरान भारत का शासन अंग्रेज चला सके, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक भारतीयों को जो है देश की बागडोर नहीं सौंपी जा सकती। तो जब तक संविधान बन रहा है तब तक भारत को शासन चलाने के लिए कोई होना चाहिए। तो इस दौरान जो है अस्थायी रूप से सरकार जो है वो अंग्रेज चला रही थी, इसीलिए इसको अंतरिम सरकार या इंटरनल गवर्नमेंट कहा गया। फिर आगे देखते हैं 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, एक घटना हो गई और उस घटना को जो है खूनी शुक्रवार या डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दुखद घटना थी कि क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि भारत जो है और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा ना हो, दोनों अलग देश ना बने, एक ही में रहे। लेकिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोनों देश को अलग नहीं देख सकता, मैं एकता को भंग होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन ये जिन्ना की चाल थी, तो इन्होंने क्या किया, जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा देश का बंटवारा करने के लिए बेंगलोर जैसे शहर में हिंदू मुसलमानों का दंगा करवा दिया। मतलब जहाँ मुसलमान बाहुल क्षेत्र था तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर दिया, और जहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र था वहाँ हिंदुओं ने मुसलमानों को काटना मारना शुरू कर दिया। तो इस खूनी खेल को देखकर महात्मा जी जो है गांधी जी बहुत दुखी हो गए। कहे ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऐसे आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। तो इससे हार कर गांधी जी ने फिर उन्होंने मांग पूरी कर ली जिन्ना की, कहा कि ठीक है आप लोग जैसा चाहते हैं वैसे करिए, आप अगर चाहते हैं कि अलग देश बने तो ठीक, आप इसी में खुश रहिए, लेकिन आप ये दंगा फसाद बंद करिए। तो उसके बाद जो है क्या होता है, 3 जून 1947 को एक एक्ट पास होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या इसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। इस एक्ट के बाद भारत को स्वतंत्र करने के लिए ये प्रावधान शुरू हो गया। मतलब ये एक्ट जो आया था भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक्ट बना, तो 3 जून 1947 को तो भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक्ट लाया गया। तो जब ये एक्ट लाया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इस एक्ट के समय जो है वायसराय कौन थे, माउंटबेटन थे, और इंग्लैंड के पीएम थे क्लेमेंट एटली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आई तो वायसराय कौन था, माउंटबेटन था। इंग्लैंड का पीएम कौन थे, क्लेमेंट एटली। और पार्टी कौन सी थी इंग्लैंड में, जैसे कि मैंने बताया है आपको ऊपर कि लेबर पार्टी थी, क्यों लेबर पार्टी जीती थी उस समय, तो लेबर पार्टी इंग्लैंड में जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। पीएम थे इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली और वायसराय थे माउंटबेटन। अब उसके बाद सभी जानते होंगे 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इंडिया गॉट फ्रीडम, हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान का गठन करा दिया। पाकिस्तान का गठन एक दिन पहले हुआ था, इसलिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले मनाया जाता है 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को सभी जानते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया। तो भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, और रात को 12 बजे नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर इसकी घोषणा की। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये कितना लंबा सफ़र था, हमारे देश को आज़ाद होने में कितना समय लगा। तो दोस्तों, तो ये आज मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी 1905 से 1947 तक, ये आज समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन दोस्तों ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो पहला 3 पार्ट नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसको 4 पार्ट में बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर जो है वो जो भी आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये हमेशा इसमें कुछ ना कोई लेक्चर पढ़ता रहता है। और भी जैसे कि बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर, जैसे कि हिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, उसको आप देख सकते हैं।
और आगे आने वाले समय में इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।